नमस्ते। आज मेरे साथ हैं एक असाधारण व्यक्ति जो मेरे प्रिय मित्र भी हैं, श्री गुरुमूर्ति जी। नमस्ते। नमस्ते। मैं गुरुमूर्ति जी को काफ़ी समय से जानता हूँ और उनके काम पर निरंतर ध्यान देता आ रहा हूँ। आप में से अधिकतर लोग भी शायद उन्हें जानते होंगे। आधिकारिक तौर पर वे एक सीए हैं, पर वास्तव में वे अर्थशास्त्र, राजनीति और सभ्यताओं के पारखी हैं। वे एक महान अर्थशास्त्री हैं और मुझे इस विषय क्षेत्र में कोई भी पैठ नहीं है। हमारी साझी रुचि है संस्कृति तथा संस्कृति किस तरह से जीवन के विभिन्न पक्षों में, जिनमें अर्थशास्त्र भी शामिल है, भूमिका निभाती है। मेरी चर्चा भारतीय संस्कृति और सभ्यता, पश्चिम जैसी दूसरी संस्कृतियों और सभ्यताओं की तुलना में उसकी विशिष्टता और वो किस तरह से अर्थशास्त्र से संबंधित है, इस पर केंद्रित रहेगी। हम संस्कृति पर अर्थशास्त्र के प्रभाव और अर्थशास्त्र पर संस्कृति के प्रभाव पर चर्चा करेंगे और अर्थशास्त्र के भारतीय स्वरूप के बारे में उनकी सोच से परिचय प्राप्त करेंगे। हम जानेंगे कि गुरुमूर्ति जी हमारी अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन कैसे करते हैं और उनके अनुसार हमारे आगे के कदम क्या होने चाहिए। निश्चय ही हमारी चर्चा बहुत ही रोचक रहने वाली है और वो ढेर सारी नई अंतर्दृष्टियां देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरुमूर्ति जी, आप भारतीय संस्कृति और अर्थशास्त्र के एक पैने प्रेक्षक हैं और आपको इन विषयों की गहन जानकारी भी है। आपके अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की वे क्या विशिष्ट खूबियां हैं जो उसे अन्य अर्थव्यवस्थाओं से अलग पहचान देती हैं? वास्तव में ये धारणा कि अर्थशास्त्र एक अलग स्वतंत्र विषय है, बहुत बाद की चीज है। पहले अर्थशास्त्र को राजनीति और मानव जीवन का ही एक पहलू माना जाता था। 19वीं सदी के अंत में पश्चिम में व्यक्तिवाद पर आधारित सामाजिक अवधारणाएं बननी शुरू हुईं। ये मैक्स वेबर के कामों पर आधारित थीं। मैक्स वेबर की रचनाएं स्वयं ईसाई मजहब के प्रोटेस्टेंट शाखा पर आधारित थीं। इन अवधारणाओं का एक अन्य पाया था राज्य और चर्च के बीच तथा चर्च और उसके अनुयायियों के बीच का निरंतर संघर्ष, जो प्रोटेस्टेंट आंदोलन के रूप में उभरा। मैक्स वेबर ने आनुभविक तौर पर दिखाया कि व्यक्तिवाद प्रोटेस्टेंट समुदाय पर आधारित है, न कि चर्च द्वारा प्रवर्तित सामूहिक जीवन पर। प्रोटेस्टेंट मूल्यों को मानने वालों में से व्यक्तिवादी चिंतक और उद्यमकर्ता उभरे। वेबर ने पाया कि अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रोटेस्टेंट समुदाय तरक्की कर गए हैं, जबकि कैथोलिक समुदाय पीछे रह गए हैं। इन दोनों में अन्य सभी बातें समान थी, जैसे अधिसंरचना या ज्ञान। वेबर ने प्रतिपादित किया कि ईसाई मजहब की प्रोटेस्टेंट वाली शाखा, जो व्यक्तिगत या उद्यमशीलता को अधिक प्रोत्साहित करती है, आधुनिक पूंजीवाद के अधिक अनुकूल है। पूंजीवादी समुदायों में प्रोटेस्टेंट मूल्यों को अपनाने वाले समुदाय विजयी निकलेंगे। उन्होंने इस विचार को और आगे ले जाते हुए कहा कि ये व्यक्तिवाद और भी अधिक तीखा बनता जाएगा। इस तरह व्यक्तिवाद पर आधारित प्रोटेस्टेंट ईसाई मजहब मैक्स वेबर के माध्यम से समाज विज्ञान और अर्थशास्त्र बना। मैक्स वेबर के उपर्युक्त विचार को बाद में विधिवादी व्यक्तिवाद, मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म कहा गया। इसमें समाज को व्यक्तियों में इस तरह विखंडित किया जाता है कि कोई भी सामूहिक अस्मिता नहीं बचती है। ये पश्चिम की पद्धति है। इस आंदोलन को होमो इकोनॉमिक्स वाला सिद्धांत भी कहा जाता है और इसने तर्कवाद, रैशनलिज्म को अपना लिया और इसके आधार पर व्यक्ति को परिभाषित किया। स्वचालन प्रक्रिया वाली यह पद्धति, जिसकी अंतिम परिणति तर्कवाद थी, कार्यदक्ष बाजार यानी एफिशिएंट मार्केट जैसे आर्थिक सिद्धांतों की जननी थी। ये नव क्लासिकी अर्थशास्त्र की आधारशिला है, जिसमें सभी को भौतिकवादी व्यक्ति माना जाता है। इसे शासन व्यवस्था और राजनीति से जुड़े अन्य पश्चिमी आंदोलनों से भी समर्थन मिला। पश्चिमी शासन व्यवस्था मूल रूप से दैवी अधिकार वाले सिद्धांत पर टिकी थी, जिसमें राजा को ईश्वर का
प्रतिबिंब माना जाता था। बाइबिल के ही समान राजा को भी लोगों और संसाधनों पर सार्वभौम अधिकार था, जो उसे स्वयं ईश्वर से प्राप्त था इसलिए राजा धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि था। और सभी चीजों का स्वामी। राजा को कुछ भी करने का दैवीय अधिकार था, क्योंकि उसके साथ 3 अन्य सिद्धांत लगे चलते थे। पहला कि राजा कुछ भी गलत नहीं कर सकता। दूसरा कि सब चीजों का मालिक राजा है। लोगों के पास जो चीजें थीं वे उन्हें राजा ने अस्थायी तौर पर दिया हुआ है और उन्हें राजा कभी भी वापस ले सकता था। इसे संवैधानिक कानून, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में सर्वोपरि अधिकार वाला सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एमिनेंट डोमेन कहा जाता है। तीसरा, आपके जीवन पर राजा का पूरा नियंत्रण है। उसने आपको जीवन उधार में दिया है और वो कभी भी आपके जीवन को वापस ले सकता है। आज भी ये 3 सिद्धांत संवैधानिक कानून के 3 मुख्य सिद्धांत हैं। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने तर्क किया कि जीवित रहने का अधिकार मूलभूत अधिकारों में शामिल नहीं है। बाप रे! न्यायाधीशों से पूछा गया कि क्या सभी मूलभूत अधिकार स्थगित हो गए हैं। 14 उच्च न्यायालयों ने निर्णय दिया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस याचिका स्वीकृत की जानी चाहिए, क्योंकि लोग गायब हो रहे थे। न्यायालय ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका स्वीकार करने की अनुमति दी और मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया। वहां न्यायाधीशों ने कहा, यद्यपि ये आपको बिल्कुल चौंका देगा, इमरजेंसी के दौरान नागरिकों को जीने का अधिकार नहीं था। यदि पुलिस अधीक्षक किसी को गोली मार देता है तो इसका कोई उपाय नहीं था। ये इसी सिद्धांत पर आधारित है। अंग्रेजों के भारत आने से पहले सर्वोपरि अधिकार वाला यह सिद्धांत लागू नहीं होता था, क्योंकि राजा को दूसरों की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं था। मैग्ना कार्टा में इसे बदला गया ताकि जब राजा किसी की संपत्ति ले लेता है तो उस व्यक्ति को मुआवजा दिया जा सके। पर भारत में मुआवजा देकर भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की संपत्ति नहीं ले सकता था। यही वजह है कि भारत में भूमि अधिग्रहण अधिनियम लाया गया। इससे पहले राजाओं को अपनी प्रजा की भूमि पर कोई अधिकार नहीं था। उन्हें प्रजा की भूमि खरीदने के लिए पंचायत का सहारा लेना होता था। जीवन दैवी अधिकार था और किसी भी राजा द्वारा उसे ले लेने का तो सवाल ही नहीं था। इस तरह ये दोनों अलग अलग प्रतिमान हैं। तो संवैधानिक और आर्थिक प्रतिमान संरेखित होकर व्यक्ति पर आ टिकते हैं। हाँ, ये तो स्पष्ट है। तो लोकतंत्र के आंदोलन ने किस तरह दैवी अधिकार वाले सिद्धांत को सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से बदला। हॉब्स ने कहा कि हम हिंसक और अराजक प्रकार के लोग हैं जो साथ साथ नहीं रह सकते। हमें अनुशासित करने के लिए एक सर्वाधिकार संपन्न राज्य, लेवियंथन स्टेट की आवश्यकता है। इसलिए उसने दैवी अधिकार सिद्धांत का मजहब से विच्छेद करके इस अधिकार को राज्य के हवाले कर दिया। लॉक ने इसमें एक मामूली परिवर्तन करके ये व्यवस्था की कि ये राज्य निर्वाचित होना चाहिए। जब हम राज्य को एक बार निर्वाचित कर लेते हैं तब से उसे राजा को प्राप्त सभी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। वो इमरजेंसी घोषित कर सकता है और हमारी संपत्ति हथिया सकता है। राज्य का स्वरूप नहीं बदलता है। लोगों को केवल ये अधिकार प्राप्त होता है कि वे हर 5 साल में दैवी अधिकार प्राप्त राजा पहले जो सब कर सकता था वो सब करने के लिए राज्य को अधिकार पुनः दे सकते हैं। क्योंकि राजा को धर्म का आचरण करना होता था। पर भारत में ये सब नहीं था। इसलिए इमरजेंसी के बाद कोई भी सार्वभौम नहीं था। इसलिए इमरजेंसी के बाद सरकार ने कहा कि राज्य को किसी भी व्यक्ति की जान लेने का अधिकार नहीं है। इस तरह मैक्स वेबर के सिद्धांत एक स्वतंत्र विषय शाखा के रूप में अर्थशास्त्र का उभरना, राज्य और व्यक्ति के बीच के संबंध, ये सब ईसाई मान्यताओं पर आधारित हैं। इस तरह सार्वभौम अधिकारों वाला ईश्वर इन्हीं अधिकारों वाले लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए राज्य में बदल गया। शासक और शासित के बीच का ये संबंध हमारे यहाँ जो प्रचलित था उससे बहुत भिन्न है। इस तरह ईसाई मजहब ने अन्य सभी प्रकार के संबंधों को मिटा दिया और उनके स्थान पर चर्च को स्थापित कर दिया और मैक्स वेबर के प्रतिपादनों के लिए भूमि तैयार की गई।
वास्तव में बर्ट्रैंड रसल तो यहाँ तक कहते हैं कि मार्क्सवाद भी ईसाई मजहब की ही एक रूप है जो चर्च का प्रतिस्थापन राज्य से कर देता है। हाँ, ठीक। चर्च को राज्य से प्रतिस्थापित करना सेक्युलर समाजवादी आंदोलन का काम था। अब वेबर के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। वेबर ने तर्क किया कि जो समुदाय व्यक्तिवाद के अनुरूप नहीं है वो तरक्की नहीं करेगा। उसने तर्क किया कि हिंदू, भारत और बौद्ध चीन दो ऐसे समाज हैं जो कभी भी आधुनिक पूंजीवाद के रूप में विकसित नहीं होंगे, क्योंकि बौद्ध मत और हिंदू मत में कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म की धारणा प्रचलित है जो व्यक्तिवाद की प्रगति के लिए हानिकारक है। बिना व्यक्तिगत पहल और उद्यमशीलता के इन दोनों समुदायों में बाजार पर आधारित अर्थव्यवस्था कभी भी पनप नहीं सकेगी। हमें हिंदू दर्शन और जीवन शैली को छोड़ना होगा और वेबर या मार्क्स के प्रतिमानों के अनुसार व्यक्तिवादी होना होगा, तभी हम तरक्की कर पाएंगे। इस धारणा का आधार भी यही है। ये अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति और सार्वजनिक विचार मंथन का शैक्षणिक प्रतिमान है और ये कोई उपनिवेशवादी आंदोलन नहीं है। 1951 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक दस्तावेज जारी किया जिसका नाम था मेजर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज, अर्थात कम विकसित अर्थव्यवस्थाओं के विकास हेतु उपाय, जिसमें कहा गया कि विकास करने के लिए बड़े बड़े बलिदान करने की आवश्यकता होती है। आपको अपना दर्शन शास्त्र, जीवन शैली, जाति, समुदाय और सभी प्रकार के संबंधों की तिलांजलि देनी होती है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकार क्षेत्र तथा 1 साल पहले ट्रूमैन द्वारा दिए गए वक्तव्य के समान था, जिसमें उन्होंने कहा था, अमेरिका पर यह उत्तरदायित्व है कि वो सुनिश्चित करे कि विश्व विकास के लिए तैयार है। यह साम्यवाद और पूंजीवाद दोनों ही के लिए सत्य है। इन दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। राष्ट्रों द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करना शुरू करने से पहले एक आंदोलन चला था जिसका उद्देश्य था स्वतंत्रता प्राप्त करने की अर्हताओं और आवश्यकताओं को परिभाषित करना। राज्य की अवधारणा पश्चिम प्रतिमानों पर आधारित थी और राष्ट्रों को यह सिद्ध करना था कि वे पश्चिमी तौर तरीकों के अनुसार स्वशासन चलाने में सक्षम थे। आप तय करेंगे कि हम स्वशासन के योग्य हैं। स्वशासन के लिए योग्य होने का पूरा मामला ही विवादास्पद हो गया था। राज्य, राष्ट्र, लोक और इनके बीच के संबंध, दैवी अधिकार, सामाजिक अनुबंध और लोकतांत्रिक रीति से चुने गए राज्य के पश्चिमी विचारों के अनुसार निश्चित किए गए। गहराई में राज्य से संबंधित विचार समान थे। अब मैं आता हूं अर्थशास्त्र पर। अर्थशास्त्र में एक मान्यता है कि आप किसी भी तरीके से शासन चला सकते हैं, पर वो ये भी कहता है कि विकसित होने के लिए हमें अपना दर्शन शास्त्र छोड़ना होगा। ये साम्यवाद और पूंजीवाद दोनों ही के लिए सत्य है। कार्ल मार्क्स का मानना था कि केवल पूंजीवादी उछाल के माध्यम से जो विशाल पैमाने पर धन दौलत पैदा कर देगा और इसके फलस्वरूप बड़े पैमाने पर शोषण और उत्पीड़न जन्म लेगा, साम्यवादी क्रांति हो सकती है। पर साम्यवादी क्रांति कभी भी नहीं आई, क्योंकि वो सामाजिक स्वरूप प्राप्त कर गई, न कि आर्थिक क्रांति का स्वरूप। इसलिए कार्ल मार्क्स का संपूर्ण साम्यवाद और पूंजीवाद दोनों का आधार एक ही सिद्धांत है। पूजा पाठ नहीं होना चाहिए। विगत में जो कुछ हुआ वो गलत था। हमें अपना दर्शन शास्त्र, जीवन शैली और संबंध सब छोड़ देना होगा और भौतिक समृद्धि और खुशहाली के पीछे भागना होगा। एक भौतिक विश्व। पूंजीवाद और साम्यवाद में लेश मात्र का भी अंतर नहीं है। दोनों में ही धर्म, आध्यात्म और नैतिकता के लिए कोई स्थान नहीं है सिवाय वित्तीय नैतिकता के। दोनों में ही सामाजिक संबंधों, मानव संबंधों जैसे माता पिता, पति पत्नी आदि के लिए कोई स्थान नहीं है। सच तो यह है कि साम्यवाद स्त्रियों का राष्ट्रीयकरण करना चाहता था, क्योंकि उसकी मान्यता थी कि पति जैसी कोई चीज ही नहीं है और स्त्रियां साझी संपत्तियां हैं। इस तरह उन्होंने जो प्रतिमान विकसित किए वे अराजकतापूर्ण थे।
चूंकि पूंजीवाद लोकतंत्र के साथ संरेखित है, वो साम्यवाद जितना दमनकारी नहीं था। चूंकि उसमें समय समय पर खुन्नस निकालने का अवकाश था जी। और लोग अपने शासकों को निकाल बाहर कर सकते थे। जी, इसके सिवा इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, और मैं इन दोनों के बीच के झगड़े को जमीन जायदाद को लेकर होने वाला झगड़ा मात्र कहता हूं। साम्यवाद कहता है कि संपत्ति का स्वामी राज्य होना चाहिए, पूंजीवाद कहता है कि उसका स्वामी व्यक्ति होना चाहिए। जिन उद्देश्यों के लिए संपत्ति का उपयोग किया जाता है वो इन दोनों में समान है। ये विचारधाराएं जिनकी व्याख्या अलग अलग तरीके से की जाती है। 1951 से लेकर 1989 तक हमारी राजनीति और अर्थव्यवस्था को चला रही संयुक्त राष्ट्र संघ का वो नुस्खा भी पश्चिमी निर्जातीय आधुनिकता ही था। इसे मैं WAM अर्थात वेस्टर्न एंथ्रोपोलॉजिकल मॉडल कहता हूँ। लोगों को अपनी परंपराओं और समाजों से जबरन अलग किया जाता है और वे पूरी तरह अनुबंध आधारित हो जाते हैं। व्यक्तिगत अनुबंध व्यक्तियों को जोड़ते हैं, पर व्यक्तियों के बीच कोई संबंध नहीं बनता है, और सामाजिक अनुबंध व्यक्तियों को राज्य के साथ जोड़ते हैं। सामूहिक अनुबंध और व्यक्तिगत अनुबंध बस ये बहुत ही दो रोचक अनुबंध है। थे। मानवीय संबंध कहीं भी नहीं बनते। इस तरह पूंजीवाद और साम्यवाद, इन दोनों में ही ये सब अर्थशास्त्र में भी घुस गया। 1989 में साम्यवाद बैठ गया और रह गया विकास का मात्र एक प्रतिमान, जो था पूंजीवाद। फ्रांसिस फुकुयामा ने कल्पना के घोड़े दौड़ाकर ये डींग तक हाँक दी कि अब से कोई भी संघर्ष नहीं होगा, क्योंकि विरोधात्मक अवधारणाएं अब बची ही नहीं है। पश्चिम के उदारवादी लोकतंत्र और बाजार पर आधारित पूंजीवाद ने अंतिम जीत हासिल कर ली। हाँ, इतिहास का अंत हो तो गया है। सबको इसी एक प्रतिमान के झंडे तले आ जाना होगा। पर 3 ही सालों में वो अपने विचार बदलने के लिए विवश हो गया और द ट्रस्ट, विश्वास नामक पुस्तक रच डाली, जिसमें उसने एमिल डर्कहीम को याद किया, जो एडम स्मिथ और कार्ल मार्क्स इन दोनों से ही भिन्न विचार रखता था। इस विचारक ने कहा था कि कार्यदक्षता प्राप्त करने के लिए अनुबंध आधारित अर्थव्यवस्था में भी संबंधों पर आधारित समाज की आवश्यकता होती है। इसने ईसाई ढांचे पर आधारित एक प्रतिमान बनाया, क्योंकि किसी को भी कार्ल मार्क्स सहित ईसाई मत के दायरे के बाहर का कोई अनुभव नहीं था। इन सभी के विचार और ईसाई इसके मत बीच के लड़ाई झगड़ों के बंद दायरे में ही घूमते थे। कार्ल मार्क्स किसी भी भारतीय व्यक्ति को नहीं जानता था, नहीं भारत के बारे में उसे कोई ज्ञान था। फिर भी उसने दावा किया कि भारत पिछड़ा देश है, यद्यपि उसके आर्थिक सूचक काफी अच्छे थे। 1853 में उसने 2 लेख लिखे, जिसमें उसने कहा कि भारतीय समाज बड़ा ही अजीब किस्म का है। उसमें कई राजा हैं, पर भारत की अस्मिता एक है। सभी साझी अधिसंरचनाएं बनाते हैं और लोग बेरोक टोक सभी जगह आते जाते हैं। अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर ग्रामीण गणराज्यों पर टिकी हुई है, जो सीमित शोषण के साथ सभी आवश्यक चीजें स्वयं बना लेते हैं और स्वयं ही अपनी पैदावार की खपत कर डालते हैं। 2000 सालों से ये समाज इसी तरह अपरिवर्तित रहा है, इसलिए वो क्रांति के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और तो और ये लोग बड़े ही आदिम किस्म के हैं, जो बंदरों और गायों की पूजा करते हैं, और अंग्रेज उपनिवेशवादी वहां सही काम कर रहे हैं, वहां के समाज को नष्ट भ्रष्ट करके, और उसे क्रांति के लिए तैयार अंग्रेज करके। सही काम कर रहे हैं। उसने गोथे का उदाहरण भी दिया कि विनाश पीड़ादायक होने के साथ साथ आनंददायक भी होता है। वैसे देखा जाए तो उपनिवेशवाद, साम्यवाद और पूंजीवाद में कोई विशेष अंतर नहीं है, क्योंकि ये सभी बाइबल के आदेशों द्वारा परिचालित हैं। साम्यवादी आदर्श राज्य और आदर्श समुदाय। हेगल का विचार समान है। पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों ही हेगल से प्रभावित थे। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन इसी का परिणाम है। पर फ्रांसिस फुकुयामा ने इस आर्थिक प्रतिमान की त्रुटियों को रेखांकित किया। ये प्रतिमान 80% ही सही था, बाकी का 20% संस्कृति के खाते में आता था। उसने 1992 और 1994 में लिखी गई 2 पुस्तकों में इसे समझाया। उसकी दूसरी पुस्तक पर द इकोनॉमिस्ट पत्रिका ने यह टिप्पणी की। इसने पहली किताब में इतिहास के अंत की घोषणा की, इस दूसरी पुस्तक में अर्थशास्त्र के अंत की बारी है। ये संस्कृति को एक खतरे के रूप में देखते हैं, पर फुकुयामा सही था। बाद की घटनाओं ने दिखाया कि एक ही माप सबके लिए सही रहेगा, ये कहने वाला विकासात्मक प्रतिमान पूरी तरह विफल हो गया है, क्योंकि ये सब ईसाई ढांचे को लेकर अपने सिद्धांत गढ़ते थे। इस तरह के प्रतिमान पूंजीवाद, साम्यवाद, कार्ल मार्क्स, वेबर आदि ने प्रतिपादित किए थे। ये सब ईसाई समाज तक में सफल नहीं हो सके। फिर भी इन्हें विश्व भर पर थोपने की कोशिश की गई।
पश्चिम जानता है कि वो गलत है, पर वो इसे स्वीकार नहीं करेगा। 2005 में एक आश्चर्यजनक घटना हुई। G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के अध्यक्षों की एक बैठक हुई, जिसमें ये माना गया कि एक माप सबको सही रहेगा वाला प्रतिमान कहीं भी सफल नहीं हो रहा है। प्रत्येक देश को अपना स्वयं का प्रतिमान बनाना होगा। इतने महत्वपूर्ण वक्तव्य को सबने अनदेखा कर दिया। ये सचमुच एक बहुत बड़ा वक्तव्य है। पश्चिम के आर्थिक कर्ता धर्ता 2008 के महासंकट की आसन्नता के बारे में अच्छी तरह जानते थे, पर वे उसे जब तक हो सके तब तक टालना चाहते थे। 2008 में विश्व बैंक ने बड़ी कठिनाइयों के साथ ये स्वीकार किया कि एक माप सबके लिए ठीक रहेगा वाली धारणा काम नहीं कर रही। वो 50 साल से इस धारणा को धूमधाम से प्रचारित करता आ रहा था। भारत में किसी ने भी इस बारे में कुछ नहीं लिखा सिवाय मेरे। पश्चिम स्वयं एक माप सबके लिए ठीक है वाले प्रतिमान को छोड़ रहा है। हमें भी उसे दफना देने के बारे में सोचना चाहिए, पर कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। विश्व बैंक का यह वक्तव्य जून 2008 में आया और उसी वर्ष अक्टूबर नवंबर में संकट सबके सिर पर फूटा और सब भौचक्के रह गए। फिर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। 2010 में संयुक्त राष्ट्र ने माना कि एक माप सबके लिए ठीक है वाला प्रतिमान विफल हो चुका है और उसे अब छोड़ देना चाहिए। ऐसा कहकर वो 1951 से जो उपदेश देता आ रहा था उसे ही उसने नकार डाला। 2013 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा की बैठक में कई देशों ने पूछा, हमारी संस्कृति, परंपरा और मूल्यों के बिना हमारी अस्मिता ही कहां है? संस्कृति से अलग कर दिया गया आर्थिक प्रतिमान विकास के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकेगा, न ही उससे किसी को संतोष होगा। सहस्त्राब्दी के लक्ष्यों, मिलेनियम गोल्स में संयुक्त राष्ट्र ने अपनी नई सोच प्रतिपादित की, जो थी विश्व भर में संस्कृति को साथ रखकर विकास।